वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जब नाउन की जगह हम यूज करते हैं वर्ड को, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी किसी का नाम ही संज्ञा है और नाम की जगह हम किसी वर्ड का यूज करते हैं, वो कहलाता है प्रोनाउन। संज्ञा की जगह यूज होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। उसी तरह प्रोनाउन होता है। जैसे नाउन हो गया राम है, श्याम है, सोहन है, रोहन है, ओके। इनकी जगह जब हम ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे का यूज करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? प्रोनाउन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रोनाउन आखिर होते क्या। सर्वनाम हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन के अंदर जैसे हम लिखें यहाँ पर्सनल प्रोनाउन, कितने प्रकार के होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन। इसमें कितने प्रकार के होंगे? ये पर्सन हमने किए थे पिछली वीडियो के अंदर कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, वो इसमें हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि वो सारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमने लिखा था कि ये है आई, वी, ओके। इसी में लिख देते हैं यू, दे, ही, सी और इट, ये हमने लिखा था। आई और वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, बात कहने वाले प्रोनाउन होते हैं कि आई मैंने ऐसा कहा, वी मैंने ऐसे कहा। ये होता है सेकंड पर्सन, जिसको हम बात करते हैं, यानी दूसरा व्यक्ति। सेकंड पर्सन मीन्स दूसरा व्यक्ति। और ये क्या होता है? थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसने ऐसा किया, वो वहां गया, ये सब आते हैं थर्ड पर्सन में। अब इसमें दो केस होते हैं, दो तरीकों से हम यूज करते हैं। नंबर वन होता है अपना नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, तो ये अपना क्या है? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव को हम कह सकते हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में। जब कर्ता के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो वो होता है नॉमिनेटिव केस। आई, वी, यू, दे, ही, सी, आई एम स्पीकिंग, यू आर रीडिंग, दे आर डांसिंग। ये यूज होता है नॉमिनेटिव केस, कि जब काम को करने वाला सबसे पहले हो, वो होता है नॉमिनेटिव केस। ये सारे जब हम यूज करेंगे तो वो कौन सा रूप होगा? नॉमिनेटिव केस होता है। और दूसरा होता है अपना ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, इसमें हम एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आई है, आई का क्या हो जाता है? मी। वी का क्या हो जाता है? अस। यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, ओके। इट का कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस इट ही होगा, ओके। तो जैसे इसका नहीं बनाते हम, इट। तो ये होता है अपना ऑब्जेक्टिव केस। एंड ये हो गया अपना पजेसिव। अब पजेसिव केस कौन सा होता है? अधिकार सूचक, जिसमें हम अधिकार बताते हैं। ये भी हमने पहले किया हुआ है। आई का माई होता है, वी का आवर होता है, यू का योर होता है, दे का देयर होता है, ही का हिज, सी का हर, ओके। इट का हम पजेसिव है वो नहीं बनाते हैं। ये तीन रूप होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। इनका यूज किन रूल के तहत होता है वो हमने लर्न करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में, या जिसमें एरर फाउंड करना होता है, एरर फाइंड करना होता है, उसमें हमने ये एरर देखना होता है कि कौन सा नाउन है उसका गलत यूज किया गया है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब गलत है और कौन से प्रोनाउन है वो गलत लगाए गए हैं। तो प्रोनाउन का एक सेंटेंस है वो जरूर आता है। नंबर 4 पे आता है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि संकेतवाचक। संकेतवाचक जो किसी चीज की तरफ संकेत करता है। जैसे ये चीज कहाँ है? दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। ये सब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव। ये वस्तु की तरफ संकेत करते हैं कि वस्तु है वो कहाँ पड़ी है। तो इसमें दिस, दैट, दीज, दोज और सच भी ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये सब किस में आएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव में आएगा। अब देखिए नंबर 5 कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव। जिसको हिंदी में बंटनवाचक भी कहते हैं। बताना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं याद करने के लिए। बंटनवाचक में आता है ईच, आइदर, नेदर, ये है।
जो प्रत्येकता का बोध कराते हैं कि ईच बॉय वॉज प्रेजेंट देयर, आइदर सोहन और रोहन, आइदर के साथ और का यूज होता है, निदर के साथ नोर का यूज होता है कि आइदर रोहन, आइदर रोहन और सोहन वॉज देयर, दोनों में से कोई एक वहां पर था। नेदर रोहन नोर सोहन वॉज देयर, वहां पर दोनों में से कोई नहीं था। तो ये दो के लिए इनका यूज होता है, इधर के साथ और लगाते हैं और नेदर के साथ नोर लगाते हैं, ये ध्यान रखना। अगर नेदर के साथ नोर दिया और दिया हुआ है या इधर के साथ नोर दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। और इसके बाद आता है अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? परस्परवाचक। रेसिप्रोकल में क्या होता है? परस्परवाचक है ईच अदर वन अनदर, ईच अदर का यूज होता है दो के लिए, वन अनदर का यूज होता है दो से ज्यादा के लिए हम इनका यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव होता है निजवाचक, जिसमें सेल्फ का यूज होता है। आई का क्या बन जाएगा? माई सेल्फ, और वी का आवर सेल्व्स, यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्व्स, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ। नेक्स्ट रूप हो गया अपना एम्फेटिक, जिसको हम दबाव सूचक भी कहते हैं। जब हम किसी बात को जोर देकर कहते हैं तब हम इनका यूज करते हैं, एम्फेटिक का यूज करते हैं। अब एम्फेटिक और निजवाचक दोनों है, ये सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या? जिसे इसमें भी माई सेल्फ आता है, इसमें जो यूज होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, प्रोनाउन के तुरंत बाद में इसका यूज होता है। जैसे ये हम लिखेंगे आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने ये काम किया अपने आप, ओके, खुद मैंने काम किया। एम्फेटिक में जब हम लिखेंगे तो इसको बिल्कुल पास लगाएंगे, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डन दिस वर्क, ये विजिबल नहीं है तो सुन सकते हैं आप कि आई माई सेल्फ डन दिस वर्क, मैंने खुद ये काम किया है। तो हम एम्फेटिक में यानी दबाव देकर जब हम बात करेंगे, एम्फेटिक का यूज कब होता है? सब्जेक्ट के बिल्कुल नजदीक जब हम यूज करते हैं वो एम्फेटिक होता है, और हम सब्जेक्ट से कुछ दूरी पर हो तो वो होगा अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये इतने काइंड ऑफ प्रोनाउन है वो। इसके बाद आप देखेंगे इंडेफिनेट में कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले जैसे एवरीबडी है, एवरीबडी, somebody, anybody, none, वो सब्जेक्ट जिसमें किसी का क्लियर बोध ना होता हो उसको क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। अनिश्चित सर्वनाम बोलते हैं, जिसमें हमें किसी का ये पता ना लगे कि कौन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उनको हम क्या बोलेंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलेंगे। तो इसी में ये सारे आ जाते हैं। एनीबॉडी किसी के आगे लगा हो, नन लगा हो या मच लगा हो, यानी किसी का जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नन, मच, वो क्या होंगे? अनकाउंटेबल। उनको क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक बोलते हैं, जिससे निश्चित पता नहीं लगता कि वो ही है या सी है, जिसमें हमें जेंडर का पता ना लगे और संख्या का पता ना लगे, वो क्या होगा? इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। रिलेटिव कौन से होते हैं? जो हमें रिलेट करते हैं किसी चीज से। मच को हम यहां लिख देते हैं, जैसे हु, विच, व्हेन, वेयर, वाई। जब इनका प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, सेंटेंस के बीच में होता है, तब इनको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव बोलते हैं। जैसे आई नो द पर्सन हु वॉज अ डॉक्टर, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो कि एक डॉक्टर है, तो वहां पर हु का मतलब क्या हो गया? जो। ओके, पहले लगाते हैं तो होता है कौन, एज ए सब्जेक्ट जब यूज किया जाता है तो वो होता है कौन, लेकिन बीच में यूज हो गया तो हु।
आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, विच वॉज रेड, जो कि रेड था। तो वहां पर विच क्या हो गया, रिलेटिव। रिलेट का काम क्या होता है कि वस्तु के साथ रिलेशन बताना। जैसे आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा, विच वॉज रेड, जो कि रेड था। तो यहां पर विच क्या करता है, इसको रिलेट करता है, इसके साथ कनेक्शन बताता है। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। जब सेंटेंस में इनका बीच में यूज होता है तो ये सारे क्या हो जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं, क्योंकि ये दूसरा सेंटेंस पहले कोई साथ अपना रिलेशन बताता है, रिलेट करता है। तो ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव आपको पता है, वाई है, ओके, वेयर है। जब शुरुआत में इनका यूज हो तो ये क्या बन जाते हैं, इंट्रोगेटिव। बीच में जब इनका यूज होता है तो ये क्या बन जाते हैं, रिलेटिव बन जाते हैं। शुरुआत में हो, जैसे व्हाई आर यू डांसिंग हेयर, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। शुरुआत में जब WH वर्ड का यूज होता है तो वो क्या बन जाते हैं, व्हेन भी आता है इसमें, हाउ भी आता है, ओके, व्हाट भी है। अब आप ये सोचो, इसमें भी वेयर है, इसमें भी है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव के रूप में, इंट्रोगेशन के रूप में प्रयोग है शुरुआत में। जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ये प्रश्नवाचक रूप है। और आई नो द प्लेस वेयर शी वॉज लिविंग, मैं वो स्थान जानता हूं जहां वो रहती थी। तो वहां वेयर क्या क्या करता है, रिलेशन का काम करता है, वहां पर वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ये डिफरेंस, ये जो मेजर डिफरेंस है वो आपने याद रखना है। अब इसके बाद में आते हैं अपना एक्सक्लेमेटरी, विस्मय बोधक जो होता है उसमें, जैसे ओ वर्ड हो गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ओके। जब हम ऐसे सब्जेक्ट का यूज करते हैं जिसमें विस्मय झलकता है, सरप्राइज है, जिसमें शौक हो सकता है, जिसमें खुशी हो सकती है, ब्रेव, अल्लास, ऐसे वर्ड्स का जब यूज करते हैं तो वो क्या होते हैं, अपने एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बोलते हैं उनको। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये पूछा जा सकता है। जैसे मान लो एक प्रोनाउन दे दिया, व्हाट लिख दिया, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, कौन सा प्रोनाउन है। वहां आपने ये चूज करना होता है कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है। अब देखिए यूज ऑफ प्रोनाउन, इनका यूज हम कैसे करते हैं। टू बी का यूज जब हो इन्फिनिटिव, तो उसके बाद में नॉमिनेटिव केस का ही यूज होता है। जैसे कि मानो आई वुड नॉट वांट टू बी, आई वुड नॉट वांट टू बी, तो यहां पर क्या आएगा, नॉट टू बी ही, यानी कि अगर हमने यहां लगा दिया हिम तो ये रॉन्ग हो जाएगा, वहां पर क्या आएगा, ही आएगा, हिम गलत हो जाएगा। आई वुड नॉट वांट टू बी हिम, मैं उसके जैसा नहीं होना चाहता, हिम नहीं आएगा, यहां पर ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब टू बी हो और इसका इन्फिनिटिव रूप हो, वहां पर हम क्या करेंगे, नॉमिनेटिव का यूज करेंगे। नॉमिनेटिव समझते हो ना, जो शुरुआत में लगते हैं, ये होता है नॉमिनेटिव। जो हमने पहले लिखा था, आई वी यू दे ही शी इट दिस, ये नॉमिनेटिव केस है। ऑब्जेक्टिव कौन से केस होते हैं, हिम का प्रयोग हो गया, देम का हो गया, हर का हो गया, वो ऑब्जेक्टिव था। ये नॉमिनेटिव केस है। तो नॉमिनेटिव केस का यूज है वो कहां होता है, टू बी के बाद में हम यूज करेंगे हिम का, तो वो गलत हो जाएगा, ही है वो सही होगा। इसके बाद में नॉमिनेटिव केस हो, उसके बाद में बी का यूज हो, तब भी वहां पर क्या होगा, नॉमिनेटिव केस का यूज होगा। जैसे पहले तो ये देखिए आपकी बी क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, है, ये जितनी सारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किसका रूप होती है, बी का रूप होती है। ओके, इनके बाद में जब यूज होगा, जैसे इट इज आई, यहां पर मी जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने क्या लगाया, बी रूप लगाया, तो इसके बाद में कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। हाँ, कुछ शर्तों में इनका प्रयोग ऐसे नहीं होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है ना, उनको हमने याद रखना है। ऑब्जेक्टिव प्लस टू बी हो, जैसे आई नो द पर्सन टू बी हिम, तो यहां पर ही है वो गलत होगा, हिम सही होगा। क्यों, टू बी से पहले हमने देखना है, टू बी से पहले कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यही बात मैंने पहले बताई थी कि जब पहले ऑब्जेक्ट हो तो बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, टू बी से पहले अगर नॉमिनेटिव हो तो बाद में नॉमिनेटिव आएगा। ओके,
वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव का यूज होता है, ये हमें पता ही है कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, ये ऑब्जेक्टिव केस है। वर्ब के बाद में कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, वेरी वेल। आई मेट, तो इसके बाद में कौन सा रूप आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा। आई मेट देम, मैं उनसे मिला। ऐसे नहीं होता आई मेट दे, मैं उनसे मिला। या आई नो ही, ये गलत हो जाता है, यहाँ पर किसका यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। ये सिंपल सी बातें हैं, वैसे हमें पता है, लेकिन कई बार कंपटीशन में अगर स्ट्रक्चर बना के पूछ लिया जाए, जैसे मैंने लिखा है वैसे अगर पूछ लिया जाए, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन बातें हैं जो सेकंड स्टैंडर्ड में आती है, दूसरी क्लास में जो में चीजें मिलती है वही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका बताने का और सेंटेंस देने का तरीका है वो चेंज होता है। ये तो हमें कॉमनली पता होता है कि हम वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ओके, ये सिंगुलर में आता है, ये प्लूरल में आता है, या वोज लगाते हैं या वर लगाते हैं। ये ज्यादा आपको इतनी कंपटीशन लेवल पे सोचने की जरूरत नहीं है आपको। अगर बहुत हाईली आप सोचेंगे कि पता नहीं ये डिफिकल्ट है, हमें ये करना पड़ेगा, हमें नाउन करना पड़ेगा, हमें प्रोनाउन करना पड़ेगा, अरे भाई बहुत छोटी चीज है। नाउन प्रोनाउन बहुत सिंपल सी बातें हैं। ये संज्ञा का यूज होता है, सर्वनाम का यूज होता है, ये विशेषण है। बस थोड़ी सी हो अपनी पहचान। तभी मैं वीडियो को ज्यादा इसमें लेंथी भी नहीं करता, जैसे कि कंफ्यूज करने के लिए 2-2 4-4 घंटे की वीडियो बना देते हैं कि ये इसमें नाउन ऐसे है, प्रोनाउन ऐसे है। इतनी ज्यादा कथा करने की जरूरत नहीं है। ओके, और लिखने में भी ज्यादा टाइम कंज्यूम ना, हम पहले पॉइंट लिख देते हैं, फिर बता दें ये ऐसे होता है, ये होता है। मेनली जो अपने टाइम कंज्यूम करना है वो है कि आपको इनकी पहचान पता लग गई कि ये नाउन होता है, ये प्रोनाउन होता है। उसके बाद में आप सेंटेंस देखेंगे, रूल कॉमनली जो याद होगे ना, जो बातें थोड़ी अलग सी है, ओके, बाकी तो नॉर्मल बातें हैं, लेकिन जो थोड़ी अलग सी आपको लगती है, जो आपने नहीं देखी है, तो उसको थोड़ा नोट कीजिए, देखिए। उसके बाद में जब आप सेंटेंस देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा भी इनके साथ हम इसका यूज करते हैं। और मैं इन सब का निचोड़ है वो लास्ट में बता भी दूंगा भी ऐसे होता है। और बाद में हम एक्सरसाइज भी करेंगे, कुछ सेंटेंस है वो करेंगे कि ऐसे कॉम्पिटिशन में आते हैं और इनका ऐसे सोल्यूशन होता है। डोंट वरी, करते जाइए साथ में। अब ऑब्जेक्ट रूप में टू प्रोनाउन हो और वो कंजक्शन से जुड़े हों, तो दोनों क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे माई मदर आस्क्ड मी एंड यू टू प्ले देयर। ये शायद नहीं दिख रहा होगा, सुनिए कि ऑब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन हो और दोनों कंजक्शन से जुड़े हो, तो वो दोनों केस कौन से होंगे? ऑब्जेक्टिव। बस बात पहले वाली है, उसमें पहले ये था, ये था। इसमें है कि जो मैंने बताया था, एक सिंपल रूल बताया था कि पहले ऑब्जेक्ट है तो बाद में 99% ये रहेगा कि ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। 1% में अगर कोई एक आधा रूल ऐसा है तो वो आप याद रख लेना। बाकी जैसे इसमें एंड लगाया हमने, कंजक्शन लगाया, इससे पहले ये ऑब्जेक्टिव केस है ना, ये ऑब्जेक्टिव ही आएगा। ये यू, योर, यू वाला है, थर्ड वाला है, तो हमने मी का यूज किया, उसके बाद में यू का यूज किया, यानी दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये यहां तक है। यू मे टेक स्क्रीनशॉट। देन नेक्स्ट, पजेसिव प्लस नाउन, ये गलत हो जाता है। पजेसिव कौन से होते हैं? माई है, हिज है, हर है, देयर है, ये हमने काफी बार किया। इसके साथ यूज गलत हो जाता है। जैसे योर्स बाइक इज न्यू, ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग है। योर्स के साथ बाइक नहीं आता है, ये जो ऐसा लगा हुआ है ये सही है कि योर बाइक इज न्यू। ये हमने ध्यान रखना है। कंपटीशन में इतनी छोटी छोटी बातें पूछी जाती है, क्योंकि योर्स का मतलब ही तुम्हारी बाइक होता है। इट इज योर्स ऐसे बोलते हैं हम, इट इज माइन, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। तो इसके साथ नाउन का यूज नहीं होता है। जहां हम एस लगा देते हैं, इसका मतलब ही काके की और चीज को डिनोट करता है, इसके साथ कभी भी यूज नहीं होता है नाउन का। विदाउट नाउन योर लगेगा, योर बाइक इज न्यू। तो ये रूल हो गया, हमने ये संक्षिप्त में रूल लिखे हुए हैं, इनको आप ऐसे याद रखोगे कि पजेसिव के साथ नाउन का यूज नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, इट का यूज किस लिए होता है? अब कुछ लोग दिस और इट को सेम मान लेते हैं। इट का यूज मेनली जो होता है वो होता है टाइम बताने के लिए, वेदर बताने के लिए, टेम्परेचर बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए, नेचुरल इंसिडेंट बताने के लिए, प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं, न कि किसी पर्सन को डिनोट करने के लिए। ये हमने ध्यान रखना है। जैसे मान लो हमने लिखा कि इट इज रेनिंग, अब बरसात हो रही है। ओके, जैसे इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग,
इट इज 6 o'clock, 6 बजे हैं। ये चीजें डिनोट करने के लिए हम इट का यूज करते हैं, ना कि किसी अन्य लिविंग पर्सन को डिनोट करने के लिए हम इट का यूज करते हैं। इन नेचुरल चीजों को बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इट इज का यूज किस लिए होता है? इंडेफिनेट इन्फिनेटिव जिरेंड के लिए और क्लोज के बदले भी हम इट इज का यूज करते हैं। जैसे इट इज इजी टू प्ले दिस गेम कह सकते हैं हम कि यह गेम खेलना आसान है, इट इज इजी। तो इट इज का हमने यूज किया और इसके साथ हम क्या करेंगे, जिरेंड या क्लोज के बदले भी हम इट का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम बताने के लिए हमने किसका यूज किया? इट का। जहां सब्जेक्ट नहीं होते हैं वहां भी हम इन इट और दिस का यूज करते हैं डिनोट करने के लिए। इट का यूज जैसे इट इज इजी में होता है, इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग, अब रोने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। इट इज सेड दैट शी इज क्लेवर, ऐसा कहा जाता है कि वो क्लेवर है। तो इन चीजों के लिए हम क्या करते हैं? इट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस और इट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पहचान, परिचय के लिए हम किसका यूज करते हैं? दिस का यूज करते हैं। यानी किसी की पहचान बतानी हो किसी व्यक्ति या वस्तु की, तब हम किसका यूज करेंगे? दिस का यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। तो हमने पेन की क्या बताई? पहचान बताई। और इट का यूज समय, दूरी, मौसम के लिए। इट इज, जैसे हमने पहले भी बताया था, इट इज मॉर्निंग, अब सुबह हो गई है, या इट इज 9 AM, 9 बज चुके हैं। इन चीजों को दर्शाने के लिए इट का यूज किया जाता है। और किसी व्यक्ति वस्तु की पहचान बताने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। परिचय जानने के लिए हम परिचय जानने के लिए भी हम इंट्रोगेटिव रूप में इसका यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज दिस, ये हमने लिखा। यानी परिचय को जब हम जानते हैं तब हम लिखते हैं। और यहां पर इट का यूज नहीं होगा। अगर हम ये कह दें व्हाट इज इट, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। परिचय जानने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? दिस का यूज किया जाता है। अब देखिए, लेट है, लेट के बाद में कौन सा रूप आता है? प्रोनाउन का लेट के बाद में कौन सा रूप आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। जिनका थोड़ा बहुत स्पोकन में उनको पता है, लेट हिम गो, ओके, लेट मी स्टडी, लेट मी प्ले। लेट के बाद में हम किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होता है। जैसे लेट हिम गो देयर, उसे वहां जाने दो। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। तो लेट के तुरंत बाद जो होगा, जब हम अनुमति मांगते हैं, अनुमति किसी को देते हैं, तब लेट का यूज किया जाता है। तो लेट के यूज के अंदर हम किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। अब है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में भी हम किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। जैसे शी लाफ्ड एट मी एंड यू, तो ये क्या होगी? अपनी प्रीपोजिशन। लाफ्ड एट प्रीपोजिशनल वर्ब। जब प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद में भी कौन से रूप का प्रयोग होगा? प्रोनाउन के कौन से रूप का प्रयोग होगा? ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। ओके, शी लाफ्ड एट मी एंड यू। नेक्स्ट है कि जिरेंड। जिरेंड के बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। जैसे टॉकिंग हिम is to speaking to him is fight, उससे बोलने का मतलब है लड़ाई करना। तो ऐसे कुछ सेंटेंस जिसमें हमारा क्या हो? जिरेंड हो। जिरेंड समझते हो ना, 3 रूप होते हैं वर्ब के। जिरेंड है, पार्टिसिपल होते हैं, ओके, उनके भी 3 रूप होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो ये वर्ब के रूप होते हैं अलग अलग। जिरेंड जिसमें हम डायरेक्ट आईएनजी लगा देते हैं वो जिरेंड होता है। एक तो आईएनजी होता है कि यस आई एम स्पीकिंग, ओके, वर्ब के साथ हमने यूज किया आईएनजी का। जो टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिरेंड होता है डायरेक्ट आईएनजी का हम यूज करते हैं बिना इज मार के भी।
जैसे स्पीकिंग इज गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। ओके, इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो वो क्या होता है, अपना जिरन रूप होता है। हाँ, तो देखिए प्रोनाउन का यूज दो नॉमिनेटिव में तुलना हो, यानी एज और देन का प्रयोग हो तो नॉमिनेटिव केस का यूज होगा। अगर हम नॉमिनेटिव में कंपैरिजन कर रहे हैं तो नॉमिनेटिव का यूज होगा, और अगर हम ऑब्जेक्टिव में कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में होगा। एज और देन के बाद में हमेशा किसका यूज होता है, नॉमिनेटिव केस का यूज होता है। जैसे ही इज स्लोअर देन आई, यहां पर आई सही है, यहां अगर हमने मी लगा दिया, जैसे ही इज स्लोअर देन मी, ये गलत होगा। ये नॉमिनेटिव केस है तो इसकी कंपैरिजन है वो नॉमिनेटिव केस में ही होगा। कंपैरिजन हमेशा दो समान चीजों में होता है, अलग अलग में नहीं होता है। नॉमिनेटिव में है तो नॉमिनेटिव में होगा। हमने लिखा सबीना इज एज फास्टर एज रवीना, समान कंपैरिजन है। अगर हम यहां रवीना ना लगाते तो हम क्या लगाते, एज सी, हर का यूज है वो यहां गलत हो जाता, एज सी। तो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं वहां पर किसका यूज होगा, नॉमिनेटिव केस का यूज होगा। अब चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 231 का, 231 का फॉर्मूला, इसे याद रखना कि जब तीन प्रोनाउन इकट्ठे दे रखे हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों इकट्ठे दे रखे हो, तो हमने क्रम से कैसे यूज करना है। पहले आएगा अपना सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, और उसके बाद में आएगा फर्स्ट पर्सन। जैसे यू, ही एंड आई, एक सेंटेंस हमने लिखा, यू, ही एंड आई वेंट देयर, हम तीनों वहां गए, यू, ही एंड आई। कॉम्पिटिशन एग्जाम में दिया होता है, अगर यो यू, आई एंड ही या आई यू एंड ही लिखा हो तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्रम हमने याद रखना है। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, एरर के अंदर आता है, एरर फाइंड करने में आता है कि क्रम से जब ये दिए होते हैं तो इनका क्रम ये रहेगा, यू, ही एंड आई। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। पर्सन हमने पहले किए थे कि आई वी होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, और बाकी जो है ही, सी, इट, दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन। तो पहले कौन सा आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद में थर्ड पर्सन आएगा, और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अब देखो, अगर वाक्य में कोई भूल है, दोष है, किसी से मान लो गलती हो गई है, या किसी ने अपराध किया है, कोई अपराधी है, कोई चोर है, वहां अगर तीनों इकट्ठे आते हैं तो वहां पर आई पहले आएगा, तो वहां फॉर्मूला लागू होगा 1, 2, 3 का। जैसे आई, यू एंड ही वर क्रिमिनल, ओके, या डिड मैनी मिस्टेक्स। हमने क्या की, कई गलतियां की। आई, यू एंड ही डिड मैनी मिस्टेक्स, हमने कई गलतियां की। तो हम यहां पर क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, तब ये क्रम रहेगा। या क्रिमिनल हो, मिस्टेक हो, थीफ हो, कोई भी ऐसी घटना हो जो फॉल्ट टाइप हो, वहां हम इस क्रम का यूज करेंगे। अब हमको याद रखने का सरल तरीका क्या है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो श्रेय दूसरों को देते हैं। वहां अच्छे काम में कौन आ गया पहले, सेकंड पर्सन। हम अच्छे काम में दूसरों को श्रेय देते हैं, इसलिए पहले आता है सेकंड पर्सन। बुरा काम हो तो हमें दोष खुद पे पहले लेना चाहिए कि इसमें मेरी गलती है। तो गलत कामों में हमने पहले किसका यूज किया, फर्स्ट पर्सन का यूज किया। ऐसे आप इनको याद रखेंगे। जैसे आई हैव नो लिंकिंग विद एज ही, मेरा ऐसे किसी व्यक्ति के साथ लिंक नहीं है जैसा कि वह। तो हमने सच्चे के बाद में और एज के बाद में किसका प्रयोग किया है, नॉमिनेटिव केस का यूज किया है। अब है कि वी, यू, दे अगर क्रम से आते हैं
वी यू दे का अगर इकट्ठा प्रयोग हो तो क्रम इनका यही रहेगा, पहले वी का यूज करेंगे, फिर यू का करेंगे, फिर दे का करेंगे। ओके, जैसे वी यू एंड दे मस्ट लिव टुगेदर, हमें इकट्ठे रहना चाहिए। तो वी यू एंड दे, इन तीनों का जब एक ही सेंटेंस में यूज आता है तो तीनों को हम क्रम से लिखते हैं, पहले वी लिखेंगे, फिर यू, फिर दे लिखेंगे। अब आइदर एंड नीदर का यूज, ये दो पर्सन के लिए होता है, आपको पता है। इधर का यूज होता है या के लिए कि इधर श्वेता और दिव्या was present there, was present there। तो श्वेता एंड दिव्या दोनों में से एक was present there। हमने was का यूज क्यों किया? क्योंकि इसको सिंगुलर में इसका यूज होता है, एक के बारे में ही जिक्र किया जाता है। इधर का जब हम यूज करते हैं, ये दोनों में से एक, निदर का जिक्र होगा, दोनों में से एक भी नहीं, तो ये किस में आएगा? सिंगुलर में आता है। इधर श्वेता और दिव्या was present there, और नेदर श्वेता नॉर दिव्या, नेदर का यूज करेंगे तो उसके साथ नॉर आता है, और इधर के साथ क्या आता है? और आता है। दोनों में से एक के लिए इधर का यूज होगा, और दोनों में से एक भी नहीं के लिए नेदर का यूज होगा। अब ये होता है दो के लिए इनका यूज होता है, दो से ज्यादा अगर दिया हो, प्लूरल कहीं पर दिया हुआ है तो वहां से यूज होता है एनी, और तब हम यूज करते हैं एनी और एनीवन का यूज करते हैं। दो से ज्यादा के लिए हम एनी और एनीवन का यूज होता है। जैसे he has bought any of 5 pens, उसने कोई भी 5 पेन्स खरीदे। यहां पर आइदर और निदर का यूज नहीं होगा, यहां पर हम यूज करेंगे एनी का। ओके, ये हमने ध्यान रखना है। दो में से अधिक या दो में से कोई नहीं हो तब हम वहां पर किसका यूज करते हैं? वहां पर हम यूज करेंगे नन। ओके, none of the 5 members present there, कोई नहीं था उनमें से। यहाँ 5 मेंबर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर इधर नहीं, इधर नहीं, यहाँ पर नन आएगा। दो से ज्यादा के बीच में जब नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? नन का यूज करते हैं। बोथ का यूज होता है दोनों के लिए, दोनों ऐसे हैं। बोथ ऑफ टू पर्सन्स आर देयर, दोनों व्यक्ति वहां पर थे। तो ये कॉमन सी बातें थी प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में यू मे टेक स्क्रीनशॉट। हम दो नॉमिनेटिव की तुलना हो तो दोनों नॉमिनेटिव आएंगे, और ये 2 3 1 का फॉर्मूला है। और अगर इसमें कोई गलती हो, हमसे कोई गलती होती है, अपराध होता है, तो 1 2 3 का फॉर्मूला लागू होगा। एक्सेप्ट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, सच एज के बाद में हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है। वी यू दे अगर एक ही सेंटेंस में है तो तीनों का क्रम से यूज होता है, पहले वी, फिर यू, फिर दे। इधर और निधर का दो के लिए प्रयोग होता है, दो से अधिक के लिए एनी और एनीवन का यूज होता है। दो से अधिक में से कोई नहीं के लिए नन का यूज होता है। दो के लिए कोई नहीं हो तो निधर का यूज, दोनों में से एक नहीं हो तो निधर का यूज, और कोई भी नहीं, कईयों के लिए अगर नहीं है तो नन का यूज होगा। बोथ दोनों के लिए। तो ये था। नेक्स्ट देखते हैं, है ईच अदर, वन अनदर। इनका यूज कभी भी एज ए सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। जैसे ईच अदर वॉज डांसिंग देयर, हर कोई वहां नाच रहा था, एक दूसरे के साथ नाच रहे थे। एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं होगा, बाद में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है। एज ए सब्जेक्ट ना तो ईच अदर का यूज होता है और ना ही वन अनदर का यूज होता है। तो ये अगर इसके साथ हो तो ये अपना क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, अवेल, प्लूम, हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, रिजाइन, अप्लाई, एक्विट, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा होता है। जैसे ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, यहां पर हमने इंजॉय लिखा तो यहां रिफ्लेक्सिव लगा दिया हमने। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में हमें क्या लगाना चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमें करना चाहिए।
तो ये वर्ब आपको अगर एग्जाम में दिखती है तो यहाँ रिफ्लेक्सिव का प्रयोग आवश्यक रूप से होगा। अगर यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो हमारा सेंटेंस क्या माना जाता है, एरर। जिसमें एरर है तो ये क्या होगा, एरर होगा, अशुद्ध सेंटेंस होगा। लेकिन ये कुछ वर्ब है, ओपन, सेल, वॉश, ड्रेस, अनड्रेस, शो, कंसंट्रेट करना, फील, हरी, रेस्ट, स्प्रेड और क्वालिटी। कुछ वर्ड भी है बीच में, कीप है, कंसील है, स्टे के बाद क्या होगा, हमेशा रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं होगा। तो इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं होता है। जैसे अगर कोई कहते हैं कि आई स्टेड माई सेल्फ, आई स्टेड माई सेल्फ इन दिल्ली, तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टे के साथ कभी नहीं, यानी जो चीजें अपने आप ही होती है, जिसमें कोई खास प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, जो अलग से कुछ करने का नहीं, अपने खुद का सही वर्क हो गया, वो क्या होगा, उसमें इनकी जरूरत नहीं होती। हमें ये देखना होता है, हमने रट्टा नहीं लगाना है रूल्स का, हमने ये देखना है कि इसमें यूज क्यों नहीं होता है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि ये काम मैंने खुद ही किया है। ओके, जैसे ये था इसमें आई स्टे में ठहरा, अब ठहरना कोई अलग से कोई काम थोड़ी है, ठहरा हमें ही ठहरना पड़ेगा, हमारी जगह कोई दूसरा थोड़ी ठहरेगा। यानी वो काम जो कोई दूसरा नहीं कर सकता, उन कामों में हमें ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है अनड्रेस है, ड्रेस है, वॉश है, ओपन है, तो ये कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव का यूज है वो उसमें नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, रिफ्लेक्सिव का यूज एज ए सब्जेक्ट कभी नहीं होता, एपोस्ट्रोफी के रूप में नहीं होता। जैसे ये तो कॉमन सी बात है कि माई सेल्फ इज, या माई सेल्फ इज डूइंग दिस वर्क, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसका एज ए सब्जेक्ट के रूप में कभी यूज नहीं होता है माई सेल्फ, हिमसेल्फ का। और एपोस्ट्रोफी के रूप में भी, जैसे ही बॉट, उसने खरीदा, या उसने बेचा, ही सोल्ड, हिमसेल्फ बुक, उसने खुद की बुक बेची। तो हिमसेल्फ के बाद में कभी भी एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा। he sold his own book, ऐसे लिखते हैं हमने, उसने खुद की बुक बेची, या और भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अवेल, पैसिव वॉइस में कभी यूज नहीं होगा। अवेल जहां भी वर्ब आती है वो पैसिव वॉइस में यूज नहीं होगी। जैसे आई अवेल्ड माई सेल्फ, आई अवेल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को अवेल किया, माई सेल्फ एज एन इंक पॉट, या फॉर एन इंक पॉट, इंक पॉट के लिए, या मैंने इंक पॉट खरीदी, ये है मान लो। इसको हम ऐसा नहीं बनाएंगे, इंक पॉट वॉज अवेल्ड ऑफ बाई, ऐसे इसका यूज नहीं होगा। तो आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ एन इंक पॉट, तो एन ऑफर वाज अवेल्ड ऑफ, ऐसे नहीं, इसका यूज ऐसे ही होता है। से संबंधित कोई भी सेंटेंस है, एवरीबडी, एवरीबडी हो सकता है, एवरी पर्सन हो सकता है, एवरी मैन हो सकता है, एवरी वीमेन हो सकता है, कोई भी एवरी से रिलेटेड, इसलिए मैंने एक ही बार लिखा है एवरीबडी, या एनीबडी, या ये क्या लिखा हमने, सम होगा, ये नन है, सॉरी ये लग गया, या है यहाँ आ गया अपना नन, समवन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है, ही हिज हिमसेल्फ का यूज होता है। ये किस में आएंगे, ये सिंगुलर में आएंगे। ये हमारा जो पहला था नाउन, उसमें भी हमने किया था कौन से सिंगुलर में आते हैं, कौन से प्लूरल में आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। तो इनका यूज है वो कभी भी किस में नहीं आता, प्लूरल के अंदर नहीं आता है। जैसे एवरीवन हैज हिज ओन बैग, हर किसी के पास अपना बैग था, ही जाएगा यहां पर। देर का या अवर का यूज नहीं करेंगे, इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो उनके साथ सिंगुलर का ही प्रयोग होगा, ये हमने ध्यान रखना है। ये कंपटीशन में आता है, क्यों आता है, क्योंकि दूसरी बात देखिए, लेकिन क्वेश्चन टैग को प्लूरल में बनाया जा सकता है। जैसे एवरीवन कैन नॉट बी क्लेवर, हर कोई क्लेवर नहीं हो सकता। अब इसी को क्वेश्चन टैग लगाते हैं, कैन दे, क्या हो सकता है,
तो यहाँ हमने क्या किया, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग, समझते हो ना आप क्वेश्चन टैग, यानी हमने कोई बात कही और उसी को क्वेश्चन, जैसे कि आपने खाना खा लिया, क्या खा लिया, लास्ट में हम वही बात अगर रिपीट करते हैं क्वेश्चन के रूप में, उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के अंदर प्लूरल का यूज होगा, ये आपने ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल थे प्रोनाउन के बारे में। नाउन हमने बेसिक किया, प्रोनाउन के हमने रूल याद किए। तो प्रोनाउन के ये रूल्स याद करने के बाद में ये हमने कंप्लीट किए, ये हमने कोशिश ये कि कोई छूटे ना, इसलिए हमने रिटन मैटर पहले लिखा। बार बार लिखते हैं, जैसे कि टीचर अगर बार बार ऐसे एक उसके माइंड में आया एक लिख दिया, उसके माइंड में आया दूसरा लिख दिया, तो बहुत सारी चीजें उसमें रह जाती है। अगर मैं भी ऐसे लिखता तो ऐसे नहीं है कि मुझसे भी कुछ नहीं छूटता, कुछ रह जाता इसमें, इंपॉर्टेंट है, 2-4 मैं बता देता। ओके, हमारा प्रयास ये है कि कम समय के अंदर और ज्यादा वीडियो ना बना करके एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाया जाए और उसमें सभी चीजें आ जाए। तो ये हमारा प्रयास था। यू मे टेक ए स्क्रीनशॉट। इनको पहले आप रूल याद करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।